बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, हमें ये देखकर बेहद खुशी होती है कि आप बिल्कुल समय से हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं और आपका ये प्रेम हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अच्छी जानकारियां लेके आपसे मिलें। कृषि जगत से जुड़ी नई ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुषी खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालन के लिए खूंटी के मछली पालक ले सकते हैं रियरिंग तालाब निर्माण योजना से लाभ। लोहरदगा के मछली पालकों के लिए सामूहिक बीमा योजना। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद HQPM1। अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला में मछली पालन के लिए मत्स्य प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से रियरिंग तालाब निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से ST/SC लाभुक को 80% और सामान्य श्रेणी के लाभुक को 70% अनुदान दिया जाएगा। पात्रता की शर्त ये है कि आवेदक के पास अपनी 1 या 2 नंबर 2 जमीन होनी चाहिए जो कर्ज के एवज में बंधक वाली ना हो। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय खूंटी से संपर्क कर सकते हैं। लोहरदगा जिला में मत्स्य प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से मछली पालकों के लिए सामूहिक बीमा योजना चलाई जा रही है। सामूहिक बीमा योजना लोहरदगा के सभी सक्रिय मछुआरे, निबंधित मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सदस्यों, मछली पालकों, मछली विक्रेताओं, मछली बीज उत्पादकों और मत्स्य मित्रों के लिए है। इनमें से 9,400 लोगों का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। सामूहिक बीमा योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय लोहरदगा में 20 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। सूकर पालक भाइयों, बरसात से लेकर ठंड के मौसम तक सूकरों में स्वाइन फीवर रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। सूकरों को इस रोग से बचाने के लिए इसी मौसम में स्वाइन फीवर का टीका दिलाएं। ये टीका हर उम्र के सूकरों के लिए ज़रूरी है। वैसे तो सूकरों को सालों भर स्वाइन फीवर होता है, लेकिन बरसात और ठंड में ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। स्वाइन फीवर एक संक्रामक बीमारी है। इस रोग के कारण सूकरों में तेज बुखार, सुस्ती, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी के लक्षण दिखते हैं। इससे बचाव का सबसे कारगर तरीका है टीकाकरण। सूकरों को हर साल एक बार स्वाइन फीवर का टीका जरूर दिलाएं। अभी जो मौसम में बदलाव हो रहा है तो इस समय बीमारियों की संभावना बहुत ही अधिक होती है। सूकरों में स्वाइन फीवर टीका बहुत ही ज़रूरी है। स्वाइन फीवर टीका जो है 1 ml मात्रा, प्रथम टीका जो है छोटे बच्चे को 2 महीने की उम्र जब हो जाती है उसके बाद देना चाहिए और उसके बाद वयस्क में भी 1 ml मात्रा चमड़े में देकर 1 साल तक इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में मक्का की खेती के लिए जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए कंपोजिट किस्म में सुआन और हाइब्रिड किस्म में HQPM1 लगाएं। मक्का की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। आप अपनी इच्छा अनुसार कंपोजिट या हाइब्रिड किसी भी श्रेणी के उन्नत प्रभेद चुन सकते हैं। कंपोजिट प्रभेदों की उत्पादन क्षमता औसतन 40 से 50 क्विंटल और हाइब्रिड प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई अगर जो कंपोजिट किस्म लगाना चाहते हैं तो उनको स्वान, BM1, BBM2 बिरसा विकास मक्का 2 इसकी खेती कर सकते हैं। अगर वो हाइब्रिड किस्म लगाना चाहते हैं तो HQPM1, HQPM5 तथा मालवी मक्का 2 जो किस्म है उन हाइब्रिड के रूप में इनका प्रयोग करके वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड में खरीफ मौसम में लगभग सभी किसान धान की खेती करते हैं। किसान खेत में कादो करके धान का बिचड़ा रोपते हैं। किसान भाइयों, आप अपने खेत में कादो करने के लिए कृषि उपकरण पडलर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें।
टमाटर के पौधों में जब फूल निकल आए तो प्रति हेक्टेयर की दर से 1 लाख ट्राइकोग्रामा किलोनिस या ट्राइकोग्रामा ब्रांजिलियंसिस खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। टमाटर फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, गोभी जो है वो हमारे क्षेत्र की मुख्य सब्जी फसल है। इसकी खेती सालों भर चलती है। अगर आप इसके उन्नत प्रभेदों को लगाएं और ध्यान रखें कि कौन से प्रभेद कब कैसे चुनने हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको दिला रहे हैं। ये जानकारी लेके अगर आप इसकी खेती करते हैं तो निश्चित है कि आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस फीचर के माध्यम से। झारखंड राज्य के एक बड़े हिस्से में तकरीबन सालों भर फूल गोभी और बंधा गोभी की खेती की जाती है। आगाद फूल गोभी के बीज गिराने और रोपाई का यह सही समय है। इस समय किसान भाई नर्सरी तैयार करने के लिए प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रांची जिला की जलवायु ऐसी है जहां पे साल भर हम फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की विशेष रूप से यहाँ सालों भर खेती होती है। अभी जो हमारा समय चल रहा है वो अगेती फूल गोभी की खेती का चल रहा है। तो हमें अगर इसकी बुआई करनी होगी तो हम जो है जून लास्ट महीने में इसकी जो हम बीज इसका डालें, क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत में जो हमारी बरसात शुरू होती है, बरसात बहुत ज़्यादा होने के कारण जो हम अगर इस टाइम में हम बिचड़ा डालते हैं तो इसमें बिचड़ा मरने की और जो पौध होता है उसके ठीक से ना बन पाने की समस्या देखी जाती है। अगर हमारे किसान भाई यथासंभव इसकी खेती, अगर इसका जो बिचड़ा तैयार करने का काम है वो प्रो ट्रे में करें और इसको किसी न किसी संरक्षित संरचना में करें तो हमारे किसान भाइयों को अधिक स्वस्थ पौध तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अच्छी पौध भी इनको तैयार होगी। और अगर यह संभव नहीं है तो बाहर ऐसी जगह पे करें जहाँ पे जब भी हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उससे बारिश का तेज़ बारिश, इन सब की बचाव के उपाय हमको करने चाहिए। फूल गोभी एवं बंधा गोभी के अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चुनाव में विशेष ध्यान देना चाहिए। बीज विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें। आगाद फूल गोभी के लिए कृषि वैज्ञानिक पूसा कतकी, पूसा दीपाली, पूसा अश्वनी, अर्ली सिंथेटिक जैसी किस्मों की अनुशंसा करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम अभी अर्ली फूल गोभी या अगेती फूल गोभी या बंद गोभी की बात करते हैं तो इसमें पूसा कतकी, पूसा दीपाली, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा अश्विनी, इन सब ये जो पूसा सिंथेटिक अर्ली, ये जो आपकी फूल गोभी की प्रजातियां हैं, ये उपयुक्त प्रजातियां हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। अगर हम बंद गोभी की बात करते हैं तो पूसा अगेती, पूसा मुक्ता, गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया, ये सब हमारी प्रमुख प्रजातियां हैं बंद गोभी की, जिनका हमारे किसान भाई इनका चुनाव कर सकते हैं और ये अच्छी प्रजातियां हैं जिनसे हम अधिक उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि जून जुलाई के मौसम में काफी बारिश होती है, अंतर नर्सरी के लिए ऊंची भूमि का चुनाव करें ताकि जल जमाव की समस्या न हो। किसान भाइयों, जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले तो इसकी अगर आप यथासंभव इसकी जो आपकी नर्सरी तैयार करने का काम है वो संरक्षित संरचना में ही करें और यदि संभव ना हो तो ऐसी भूमि का इसके लिए चुनाव करें इसकी नर्सरी लगाने के लिए जो ऊंचाई पर स्थित हो, जहां पानी का जमाव ना होता हो और जो भूमि उर्वर हो। क्योंकि हमारा जो पौधा है, अगर पौधा हमारा स्वस्थ होगा तो हमारी उपज भी आगे अच्छी होगी। तो इसीलिए उर्वर भूमि का चुनाव करें। जब हम इसकी क्यारी बनाते हैं, अगर यदि हम इसको प्रो ट्रे में लगाना चाहते हैं तो उसमें हम आधा भाग वर्मी कंपोस्ट और आधा भाग जो है कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम इस तरह से हम प्रो ट्रे का इस्तेमाल करते हुए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि हम क्यारियों में से लगाना चाहते हैं तो क्यारियों में हमें 15 सेंटीमीटर ऊंची, 3 सेंटीमीटर लंबी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर भूमि से ऊंची उठी हुई क्यारियों का निर्माण करना होगा। उसमें हम कम से कम 4 से 5 किलोग्राम जो सड़ी हुई गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, कंपोस्ट की अगर हम कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा को हम कम कर सकते हैं। और अगर सड़े हुआ गोबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो हम 4 से 5 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर क्षेत्र के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर हम इसमें जो बीज हैं हमारे उनको लाइन में कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे उनमें जो हम क्यारी तैयार कर रहे हैं उसमें लगा के ऊपर से भुरभुरी जो गोबर की खाद है उससे हम ढक दें और फिर इसकी शुरुआत में थोड़ी सुरक्षा करनी पड़ेगी, समय इसमें पानी डालते रहें और जब हम बीज इसमें लगा रहे हैं तो इसको ट्राइकोडर्मा से अवश्य उपचारित कर दें। नर्सरी तैयार होने के क्रम में खेत की तैयारी कर लें। खेत को तैयार करने के लिए जुताई के बाद सड़ी हुई गोबर की खाद एवं रासायनिक उर्वरक डालें। मिट्टी अम्लीय होने की स्थिति में चूने का प्रयोग करें। किसान भाइयों, जब हम इसमें नर्सरी तैयार करते हैं तो लगभग हमारा 4 से 5 हफ्ते बाद ये हमारे रुपाई योग्य हो जाते हैं। जब हम इसकी रुपाई खेतों में कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि चूँकि ये बरसात की जो फसल है फूल गोभी की, तो इसमें ये मुख्य फसल की तुलना में इसमें कम दूरी हमारी लगती है। तो 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 30 से 35 सेंटीमीटर हमें पौधे से पौधे की दूरी लगानी होगी। उस दूरी पे लगा के इसमें जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम नर्सरी इसमें लगा रहे हैं तो हमें वो जो समय होता है उसका उपयोग करना चाहिए खेत की तैयारी के लिए। तो इसमें हम चूने का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हमारी यहाँ की जो भूमि है वो अम्लीय भूमि होती है। तो इसमें हमें चूने का प्रयोग 1 डिसमिल 1 से 1.25 किलोग्राम के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना होगा, जितनी हमारी भूमि है उसके हिसाब से। इसके अलावा जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उसी टाइम में हमें 80 से 100 कुंटल गोबर की खाद उसमें मिला के खेत की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद हमें जब हमारी पौध तैयार हो जाए तो रुपाई करनी चाहिए। फूल गोभी और बंधा गोभी की फसल को डायमंड बेक मॉथ और माइट जैसे कीड़े और ब्लैक रॉट रोग काफी नुकसान पहुंचाते हैं। रोग एवं कीट की पहचान कर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर इसका उपचार करें। किसान भाइयों, अगर हम गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं तो जिसमें सबसे जो घातक जो कीड़ा लगता है वो लगता है आपका डायमंड बैक मॉथ। इसमें क्या होता है कि ये पत्तियों को, हमारे पौधे को, जो हमारा वो फूल बनता है या गोभी का जो पत्ता गोभी का जो गांठ बनती है उसको प्रभावित करता है। इसके नियंत्रण हेतु जब भी हमें इसके लक्षण दिखाई दें या इसका प्रकोप दिखाई दे तो फ्लूबेन डाइएमाइड नामक दवा 1 ml 4 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करें। इसके अलावा अगर हम कीट की बात करते हैं तो हमारे इसमें जो है माहू कीट का प्रकोप भी बहुत देखा जाता है, जिसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें रोग व्याधियों की, तो इसमें एक ब्लैक रॉट रोग का प्रकोप देखा जाता है, जिसके लिए टेबुकोनाजोल जो दवा है इसका 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। आमतौर पर किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे मुख्य पोषक तत्व खेत में डालते हैं, लेकिन फूल गोभी और बंधा गोभी की खेती के लिए बोरोन एवं मोलिब्डेनम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी इस्तेमाल करें। देखिए, अगर हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो अन्य पोषक तत्वों के जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ इसमें जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं इनमें बोरान की कमी अवश्य देखी जाती है और उसके साथ साथ मोलिब्डेनम की भी कमी से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर हम बोरान की कमी की बात करते हैं तो उसकी कमी से हमारा जो फूल है गोभी का वो भूरा होने लगता है। तो इसके लिए जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी समय हमें 10 से 12 किलोग्राम बोरेक्स एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए इतनी मात्रा लेके हमें खेत में अच्छे से मिला देना चाहिए। तो हमें बोरान की कमी के लक्षण नहीं दिखेंगे, हमारी पौधे जो फसल होगी स्वस्थ रहेगी। अगर हम मोलिब्डेनम की बात करते हैं तो अमोनियम मोलिब्डेट 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें खेत में मिला देंगे। तो हमें मोलिब्डेनम की भी कमी से जो विप्टेल नाम की समस्या होती है, इसमें क्या होता है कि पत्ती जो है वो पतली पतली हो जाती है, उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है। तो ये समस्या नहीं आएंगी। वैज्ञानिक तरीके से सही किस्मों के चुनाव के साथ अगेती फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में मत्स्य पालन का जो उद्योग है वो बहुत तेजी से फल फूल रहा है, लेकिन इसके जो बीज उत्पादन केंद्र हैं वो कम हैं, इसलिए बीजों की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है। अगर आप इसके बीजों के उत्पादन से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं तो हम दिलाते हैं आपको पूरी जानकारी इस फीचर के माध्यम से। राज्य के अधिकांश किसान मत्स्य उत्पादन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें स्वस्थ और वांछित मात्रा में मत्स्य बीज नहीं मिल पाते हैं। मत्स्य उत्पादकों को जीरा के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे किसान बांध विधि, हापा विधि अथवा हेचरी विधि से मत्स्य बीज उत्पादन कर सकते हैं। जैसे अभी का समय पे देखा जा रहा है कि बहुत किसान के पास तलतलिया हो, तालाब हो, पानी के साधन हो, लेकिन मछली बीज का कमी का चलते वो किसान इस जो तरीका है, इस जो खेती है, इस खेती में नहीं आ पाते हैं। यह लोगों के अंदर में ये धारणा है कि किसी भी एक समय पे हमें मछली बीज की उपलब्ध होता है, उसी समय किसान के तालाब में पानी ना हो, यही सब कारण के चलते वो किसान मछली पालन में जुड़ नहीं सकते हैं।
तो इसमें देखा गया है कि किसान भाई इसमें ऐसे कुछ नहीं है, बहुत ही सरल तकनीक में उसमें मछली का जो बीज उत्पादन कार्यक्रम भी चलते रहता है। इसमें 3 विधि है। पहला विधि होता है बांध विधि, दूसरी विधि हापा विधि और तीसरी विधि जो है वो उसमें व्यावसायिक तौर पर किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हैचरी व्यवस्था। ये तीनों विधि में से किसान के लिए जो सबसे उसमें फ़ायदाकार होता है वो है हापा विधि, क्योंकि जहाँ पर भी तालाब है उस तालाब में कुछ ना कुछ संख्या में बड़े साइज़ वाले मछली रह जाते हैं, जैसे रेहू, कतला, मृगेल या सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प। ये जो मछलियाँ हैं, इस मछली में ये देखा गया है कि ये पालने के लिए ये तालाब चाहिए, लेकिन ये ठहरे हुए जल पे या इस तरह से जो स्थिर जल है इस जगह पे वो अपने प्रजनन का काम संपन्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा स्रोत युक्त या बहत युक्त उसमें पानी चाहिए। इसके चलते किसान के पास उसमें ये तकनीक से मछली की जो उसमें बीज उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो किसान के पास अगर बड़े साइज के तालाब है, उनके पास अगर 1 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम या इससे अधिक साइज वाले वजनदार वाले अगर मछली हो, तो किसान आपने चाहे इसमें ये तीनों जो विधि आपको कहा जा रहा है, ये तीनों विधि में से जो 2 नंबर विधि जिसको हापा विधि कहा जाता है, इस विधि द्वारा अपने किसान के लिए जितने मछली बीज की आवश्यकता है वो उत्पादन कर सकते हैं। काफ़ी सरल विधि है। इसके लिए अगर 3 दिन की अगर किसान एक प्रशिक्षण ले लेते हैं, बीज उत्पादन कार्यक्रम में अगर भाग ले लेते हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो है वो व्यवहारिक प्रशिक्षण है। इसमें थियोरेटिकल जो रहता है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ साथ उनको दिखाया जाता है कि मछली को कैसे पहचान किया जाता है, किस जगह पे उसको सुई दिया जाता है, सुई की उसमें हार्मोन की मात्रा कितना होता है, खुराक की मात्रा कितना होता है। तो इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम में अगर भाग लेते हैं तो किसान अपने लिए अगर वो 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 संख्या में अगर मछली की बीज अगर उनको चाहिए, वो खुद इसमें से उत्पादन कर सकते हैं। वर्तमान समय में मत्स्य बीज उत्पादन के लिए किसान भाई प्रेरक प्रजनन अपना रहे हैं, जिसके लिए कई जानकारियां किसान भाइयों के पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जैसे किसान भाई आपके पास अगर बड़े तालाब है, उस तालाब में आपको मछली को 3 साल तक पालन करना है। उसको भली भांति उसमें भोजन की मात्रा उसमें देखना चाहिए कि उसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये 5 पोषक तत्व तो उसमें रहना चाहिए। इस तरह से जो बड़े साइज वाले मछली होंगे उसमें साल भर पालन करने के बाद जिसकी वजन सबसे अच्छे जा रहा है, जो स्वस्थ हो, ऐसे मछली को अलग से उस तालाब से निकाल करके अच्छे तालाब में रखना है। जो तालाब में सालों भर पानी रहता है, जो तालाब चारों ओर से उसमें सूरज की रोशनी आता हो, जिस तालाब में एक तरफ से पानी आता होगा, दूसरी ओर से पानी निकल जाता होगा, या उसकी आसपास में अगर तालाब की पानी घट जाता है, उसके आसपास में ऐसे कोई नहर हो या पानी की साधन हो जिससे कि आप उस तालाब में पानी को ला सकते हैं, यानी कि समय समय पे पानी की बदलाव भी कर सकते हैं। ऐसे तालाब में उस मछली को रखा जाए जिसको प्रजननक्षम मछली कहा जाता है, या हम लोग उसको ब्रूडर फिश कहते हैं। तो ब्रूडर फिश के रख रखाव, बाकी मछली का पालन जिस प्रकार होता है उसी प्रकार पालन होता है। केवल मात्र प्रजनन का जो समय आता है, ऋतु आते हैं, उस ऋतु से 3 महीना पहले उसकी भोजन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने होते हैं। जैसे कि जो फैट जातीय जो भोजन दिया जाता है उस प्रकार भोजन को उसमें कम कर दिया जाता है, मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को सही रखा जाता है। इससे देखा जाता है मछली की जो मादा मछली होती है और नर मछली होता है, तो मादा मछली में अंडा धारण क्षमता उसमें बढ़ जाता है, नर मछली में मिल्क सही मात्रा में हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है ना, एक तरीके से मछली को एक लिपिबद्ध तरीके से पालन करना चाहिए। मछली बीज उत्पादन के लिए प्रजनन मछलियां एवं तालाब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रजनन के लिए ऐसी मछलियां चुनें जो आकार एवं वजन में ज्यादा हो तथा स्वस्थ हो। प्रजनन से तकरीबन 3 महीना पहले प्रोटीन की कम मात्रा दें, परंतु कार्बोहाइड्रेट, मिनरल इत्यादि की संतुलित मात्रा मछलियों को दें। जैसे कि हमने ब्रूडर मछली की बात की है, प्रजननक्षम मछली की बात की है, तो जब मछली उसमें तालाब में निकाला जाता है तो उस समय उसमें सावधानी रखना चाहिए कि जो बड़े साइज वाले मछली है, खास तौर पर मई, जून, जुलाई, ये 3 महीना मछली का प्रजनन ऋतु माना जाता है। इससे 3 महीना पहले मछली को अलग से रख रखाव करने के लिए कहा जा रहा है। इसी समय आप किसान भाई आप तालाब में जाल डालेंगे तो आपको उसमें ध्यान में रखना है कि उसी समय धीरे धीरे मछली की मादा मछली के पेट के अंदर में अंडा उसमें तैयार होने लगता है। इस समय आपने मछली को सुरक्षित ढंग से रखेंगे, यानी कि जब तालाब में जाल डालेंगे महाजाल का व्यवहार करेंगे। मछली जब उसमें चेक करेंगे, पानी के साथ रखते हुए उसमें मछली को उसमें जांच करना चाहिए। मछली को बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, मछली को अननेसेसरी कुछ भोजन नहीं देना चाहिए। तालाब की पानी का पीएच मान को आपको सही ढंग से रखना चाहिए। इस प्रकार आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जिस समय आपने मछली को, जिस दिन आपने उसमें मछली को ब्रीडिंग करवाएंगे, प्रजनन करवाएंगे, उस दिन कम से कम 4 घंटा पहले
मछली को निकासी करना होगा, उसको जांच करना है, नर और मादा कैसे उसमें पहचान करना है। इसमें संक्षेप में बता देता हूँ कि नर मछली का पहचान करने का तरीका होता है कि नर मछली का जो गालफड़ का पीछे का जो पंख है उसकी ऊपरी हिस्सा को छूने से वो हल्का सा खुरखुरी जैसा, रुआदार या कांटादार जैसा लगेंगे। उसकी पेट के भाग में हल्के से छूने से वो कड़ापन महसूस होंगे और पेट के निचले हिस्से पीछे में देखेंगे कि वहाँ पे एक छेद है जिसको पायुछेद कहा जाता है। अगर पेट को हल्का के दबा करके अगर पायुछेद की ओर ले जाने से उस पायुछेद से दूध जैसा हल्का पदार्थ निकलेंगे जिसको शुक्र रस या मिल्ट कहा जाता है। ये हो गया है आपकी नर मछली की पहचान। मादा मछली का पहचान में देखा गया है कि मादा मछली का जो उसमें गालफड़ का पीछे का जो पंख है, इस पंख की ऊपरी हिस्सा में अगर आप उसमें हल्के से अगर छुएंगे तो उसमें मुलायम उसमें महसूस होंगे। मादा मछली का जो पेट की हिस्से होते हैं वो नर मछली के पेट के हिस्से से थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आएंगे। पेट को हल्के से दबाने से थोड़ा सा नरम महसूस होंगे और पेट दोनों ओर, शरीर के दोनों ओर लटकता हुआ नजर आएंगे। पेट को हल्के से दबाने से कभी कभी पायु छिद्र जो होते हैं उस पायु छिद्र से 1-2 की संख्या में अंडा भी निकल सकते हैं। ये नर और मादा का पहचान है। ये सबसे पहले आपको जांच कर लेना चाहिए। मछलियों के प्रजनन के लिए ऐसे दिन का चुनाव करें जिस दिन तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस हो और दिन भर रुक रुक कर बारिश हो। ऐसे में ज्यादा संख्या में अंडे बनते हैं और अधिक मात्रा में बीज प्राप्त होता है। अगर हापा विधि जो कहा गया है इसमें मोर्टालिटी जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से हम लोग उसकी जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसमें हैचरी व्यवस्था रखा गया है। तो उसमें जिस दिन प्रजनन करेंगे उस दिन अगर उसमें ऐसे दिन को आपको निर्वाचन करना चाहिए कि जिस दिन सुबह से लेकर शाम तक रुक रुक के बारिश हो रहा हो, आपके वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर हो। इस प्रकार अगर वातावरण रहता है तो उस दिन देखा गया है कि इसमें मोर्टालिटी काफ़ी कम होता है। जैसे आप उसमें ट्रांसपोर्ट के समय पे देखा गया है कि हमारा जो पैकेट रहता है उस पैकेट में कितना लीटर पानी रखा गया है, उसमें हमने कितने संख्या में मछली दिए हैं और वो मछली कितने दिन के हैं, इसके ऊपर में डिपेंड करेंगे कि आपके मछली कितने दूर तक जा सकते हैं। और उसमें हमने जो पैकेट उसमें बना रहे हैं उसमें जो पानी रखा गया है ये पानी का किस प्रकार क्वालिटी है, ये सारा चीज़ के ऊपर ध्यान रखता है। और उसमें से कितनी मात्रा में हमने ऑक्सीजन उसमें डाल रहा है, इस चीज़ के बारे में अगर जिस जगह से आपने मछली लाएंगे या जहाँ पर भी आपने मछली भेजेंगे उस अपने थोड़ी सी अगर इनकी जानकारी अगर नहीं रहने से तो उसमें मोर्टालिटी दर उसमें बढ़ जाता है। तो किसान भाई को आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी बर्तन के साइज़ कितना होना चाहिए, कितनी साइज वाले मछली उसमें डालना चाहिए, कितनी मात्रा में उसमें ऑक्सीजन डालना चाहिए। मत्स्य बीज उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय है। किसान भाई इसे अपनाकर बीज उत्पादन की दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भर हो सकते हैं बल्कि अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज जो जानकारी साझा करनी थी हमें वो हमने की। अब बारी है आपकी। शिकायत हो या तारीफ आप हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।